हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइज आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने गेट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से लगे होंगे। अब आपके पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना जो प्रैक्टिस मॉक की जो फर्स्ट FLT है, फुल लेंथ टेस्ट है, उसका जो वो जो FLT है वो सभी के लिए लाइव है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब सभी लोग उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे उस फर्स्ट FLT का सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उस सोल्यूशन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं, या फिर किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को इनिशिएट करने से पहले। इन सारी बातों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से आपको एग्जाम में अच्छे से जितना भी टाइम है उस टाइम के अंदर में हम अपना एग्जाम में पेपर अपना पूरा कंप्लीट कर पाएँ। तो उस सारी बातों को हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप इस चैनल पे नए हो तो आप ये देख लो कि हम लोग जो गेट 24 का सोल्यूशन कर रहे हैं, उस गेट की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके पास है। गेट 2024 के लिए ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इस पर अभी आपके पास 20% डिस्काउंट है, ठीक है। अब 20% डिस्काउंट है, PM20 कोड आप यूज कर सकते हो और ये डिस्काउंट ऑफर ये अवेल कर सकते हो। तो आपके लिए बेनिफिट वाली बात है, ठीक है। आप गेट पेपर के लिए टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लो 50 नंबर ऑफ टेस्ट है, ठीक है। 26 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 6 फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीवियस पेपर का आपको मिल जाएगा, 9 सब्जेक्ट और 4 सेक्शनल टेस्ट है, 5 AIM टेस्ट है, ऑल इंडिया मॉक, ठीक है। तो ये सारे इतने नंबर ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने इसको परचेज नहीं किया तो आप कर सकते हो परचेज और अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा इनहेंस करो यहाँ से, ठीक है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चनों की। सीधे हम आते हैं अपने जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है। इस पहले फुल लेंथ टेस्ट का जो पहला मॉक है, ठीक है, इसके हम सोल्यूशन को चेक करते हैं, ठीक है। इसके सोल्यूशन पर हम आते हैं। आप एक बार देखना कि हम लोग आई थिंक, ठीक है, कल हमने 40th नंबर ऑफ क्वेश्चन तक पहुँच चुके थे। ये लास्ट का कल हमारा लास्ट 40वां नंबर ऑफ क्वेश्चन था, यहाँ तक हम कर चुके थे। बट इसके बीच में अगर आपने देखा होगा जो 30th के बाद एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, ठीक है। हमने 38 करा था, ठीक है। 38 के बाद 39 स्किप हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, अपन आ गए थे 40 नंबर पे। तो एक बार 39 वाला भी चेक कर लो, उसके बाद हम चलेंगे उसके आगे क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक बार क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है, वीडियो पॉज करना है। उसके बाद आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करा है उसके बाद ही जाके सोल्यूशन को आपको देखना है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं किया उनको ये काम करना है कि सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट लेना है, ठीक। एक बार क्वेश्चन रीड करो। अ पाइपलाइन कनेक्टिंग टू रिजर्वायर्स हैज इट्स डायमीटर रिड्यूस बाय 30% ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स फॉर अ गिवन हेड डिफरेंस इन द रिजर्वायर विद द अनअल्टर्ड फ्रिक्शन फैक्टर। दिस वुड कॉज रिडक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ, ठीक है, ठीक है। बोला जा रहा है एक पाइपलाइन है जो 2 रिजर्वायर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ डिपोजिशन हो रहा है केमिकल्स का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से उसका डायमीटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। पाइपलाइन में कुछ डिपोजिशन हो रहा है केमिकल का, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो डायमीटर है पाइपलाइन का वो डायमीटर रिड्यूस हो रहा है। तो अब आपको ये बताना इस रिड्यूस डायमीटर की वजह से जो चेंज इन डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिस वुड कॉज द रिडक्शन इन डिस्चार्ज कितना % से क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं किया, कुछ करना नहीं आपको, सिंपल अपना फार्मूला यूज करना। पहली बात ये बोला गया कि D1, ठीक है, जो इनिशियल डिस्चार्ज है, ठीक है, जो आपके पास इनिशियल डायमीटर है वो D1 अगर D है, ठीक है, तो जो फाइनल डायमीटर D2 होगा क्या होगा, वो डायमीटर रिड्यूस्ड बाय 30%, मतलब डायमीटर को 30% से रिड्यूस कर दिया जा रहा है। तो जो फाइनल डायमीटर D2 होगा वो कितना होगा, 0.7D होगा, ठीक है। अब आप फ्रिक्शन फैक्टर, ये फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, HF कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 8Q² अपॉन π² G इंटू FL अपॉन D⁵, ठीक है। या तो फिर आप इसको आपने देखा होगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, FL/Q²। अगर आप क्या करोगे 8 और π² G की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आंसर, ये वैल्यू आ जाता है कितना, 12.8। ये सिंप्लीफाई हो गया, इतना आ जाता है कि FL की जो HF आ जाता है, इस HF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FL/Q² अपॉन 12.1 इंटू D⁵, ठीक है। ये HF की वैल्यू होगी, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि बस डायमीटर रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो हेड डिफरेंस है वो क्या है, फॉर द सेम हेड डिफरेंस, फॉर द गिवन हेड डिफरेंस, यानी कि हेड डिफरेंस आपको क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। अगर हेड डिफरेंस कांस्टेंट है और क्या, अनअल्टर्ड फ्रिक्शन फैक्टर, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर यानी कि F की वैल्यू क्या है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर HF कांस्टेंट है और F की वैल्यू कांस्टेंट है तो आप यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हो, किसके बीच में, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ही, आप Q और D के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ से Q² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा D⁵ के, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कितना, D⁵ 5/2 के।
यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, मैंने बस इतना करा है यहाँ पे कि आपको गिवन था कि एच एफ कॉन्स्टेंट है, एफ की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, हमने क्यू और डी के बीच में एक रिलेशन निकाल दिया जो कि है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रेज़ टू द पावर 5/2, राइट। तो अगर आपको ये रिलेशन यहाँ से पता चल गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आफ्टर द रिडक्शन ऑफ डायमीटर आपको Q2 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से Q2 कितना जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 की पावर कितना 5/2, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम यहीं पे चेक कर लेंगे, आपसे ये पूछा गया परसेंटेज रिडक्शन पूछा जा रहा है। अगर आपसे परसेंटेज रिडक्शन पूछा गया यानी कि आपसे वैल्यू किसका पूछा गया, वैल्यू पूछा गया Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 का, आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100 से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कितना चाहिए, आपको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्या करेंगे 1 में से दोनों तरफ से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अगर हम इंटू 100 करते हैं यहाँ पे तो राइट साइड में कितना जाएगा, राइट साइड में आपका जो आंसर हो वो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस D2 अपॉन D1 की पावर 5/2 और इंटू 100, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेशन करना, देखो अगर ये काम यहीं पे कर लोगे तो आपको D2 अपॉन D1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितना चाहिए, देखो यहाँ से आप चेक करो D2 अपॉन D1 सीधे आ जाएगा कितना 0.7। तो कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने पहले क्या कर लिया कि जो Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 जो करना है उसको अभी मैंने क्या कर लिया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कर लिया। यहाँ से आप ये काम कर सकते हो। तो अब यहाँ से सिंपल डायरेक्टली 1 माइनस 0.7 रेज़ टू द पावर 5/2 यानी कि 2.5 इंटू 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लो। आपको पहले Q2 निकाल के वापस से Q1 माइनस Q2 अपन Q1 करोगे, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे परसेंटेज रिडक्शन पूछा गया। तो मैंने पहले इसको क्या कर लिया, ऐसे ब्रेक कर लिया 1 माइनस Q2 अपन Q1, और 1 माइनस Q2 अपन Q1 करने के लिए मैंने क्या किया 1 माइनस ये वाला LHS कर लिया। यही सेम काम राइट साइड में कर लो आप, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 0.7 रेज़ टू द पावर 2.5 इंटू 100 तो 59% हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 59%। तो इसका पहला ऑप्शन ये क्या है 59% है। तो आपको इस तरीके से इसको अप्रोच लेना है, ठीक है। सवाल सिंपल था, कुछ नहीं करना। तो आपको ये रिलेशन निकालना, एक बार आपका ये रिलेशन निकल गया तो आप Q2 की वैल्यू तो निकाल लो, ठीक है। Q2 आप निकालोगे तो वापस तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। मैंने पहले ही Q2 की वैल्यू ना निकाल के डायरेक्ट क्या कर लिया, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप आ जाओ इसका सोल्यूशन पे, सोल्यूशन में भी यही काम किया गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, Q2 निकाल लिया Q1 के टर्म में, ठीक है। Q2 की वैल्यू निकाला Q1 के टर्म में। अब आपने क्या किया, परसेंटेज रिडक्शन यहाँ से निकाल लिया Q1 माइनस Q2 अपन Q1 इंटू 100 से 59% आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाओ, सिंपल सवाल था और ये हो चुका था, ठीक है। अब हम आते हैं 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 ग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ फ्री अवेलेबल क्लोरीन यील्ड अ 99% किल ऑफ बैक्टीरिया इन 8 मिनट, ठीक है। what contact time is required to achieve a 99.9% kill at a free available chlorine concentration of 0.05 gram per meter cube, assume that Chick's law and Watson law hold with n equal to 1, ठीक है। और नीचे चिक्स लॉ का क्या दिया हुआ, डिफिनीशन दिया हुआ है, चिक्स लॉ है क्या, ठीक है। नीचे बस कुछ नहीं किया गया, चिक्स लॉ को डिस्क्राइब किया गया है कि चिक्स लॉ है क्या। तो आप देखो इस सवाल में क्या दिया जा रहा है आपसे, इस सवाल में पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एन एक्सपेरिमेंट्स हो 99% किल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉर द 99% किल ऑफ बैक्टीरिया, 99% किलिंग के लिए आप ये देखो 99% किलिंग के लिए कितना क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना यूज हो रहा है, ये चेक कर लो। तो सी की वैल्यू कितना फॉर 99% रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया कितना हो गया, सी की वैल्यू कितना हो गया 0.1 ग्राम पर मीटर, राइट, मीटर क्यूब। कंसंट्रेशन इतना गिवन है एंड कांटेक्ट टाइम कितना, टी की वैल्यू कितना 8 मिनट है, कांटेक्ट टाइम 8 मिनट है। और आपसे पूछा गया क्या गया, व्हाट कांटेक्ट टाइम इज रिक्वायर्ड अचीव 99.9% बैक्टीरिया, ठीक है। तो 99% किलिंग के लिए कितनी फ्री अवेलेबल क्लोरीन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। जब आपके पास कितने 99.9% किलिंग के लिए जब आपके पास क्लोरीन कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, यानी कि 0.05। तो आप ये चेक कर लो कि यहाँ पे ये दिया गया कि आपको पता 99.9% किलिंग के लिए
किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट जो कि आपको बताना है। और गिवन क्या है, गिवन आपको है कि कंसंट्रेशन जो क्लोरीन कंसंट्रेशन अब कितना 0.1 की जगह रिड्यूस होकर 0.05 हो रहा है, 0.05 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको कॉन्टैक्ट टाइम बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझना पहले कि आपसे ये बोला जा रहा है कि कितना कॉन्टैक्ट टाइम की रिक्वायरमेंट होगी जब टी की वैल्यू कितना जाएगा, जब सी की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कितना जाएगा 0.05 ग्राम पर मीटर क्यूब जाएगा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं ना कि सबसे पहले अगर आपको ये चिक्स लॉ, ठीक है, चिक्स लॉ आप यूज करना 99% किलिंग के लिए, तो NT/N0, ठीक है। आप यहाँ पे होगा नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक बार ना जब 90% किलिंग के लिए, ठीक है, फॉर द 99% किलिंग के लिए आप यहाँ से चिक्स लॉ यूज करना। NT = कितना जाएगा N0 e⁻k × t, ठीक है। आपको NT/N0, तो NT/N0 की वैल्यू कितनी जाएगी ये बताओ, e⁻k t। देखो NT क्या है, NT ये है कि एट टाइम t जो सिस्टम में कितना बैक्टीरिया वहाँ पे है, मतलब कितना बैक्टीरिया प्रेजेंट है एट टाइम टी पे, उसको हम NT से रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चिक्स लॉ पता होगा, चिक्स लॉ में ये जो NT = N0 × e⁻k t है, इसमें NT क्या एट टाइम टी पे कितना बैक्टीरिया सिस्टम में प्रेजेंट है वो NT है, उसका कंसंट्रेशन NT है। और N0 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, सिस्टम में कितना इनिशियल कंसंट्रेशन कितना बैक्टीरिया का वो है, ठीक है। तो अगर आपसे 99% किलिंग बोला जा रहा है, इसका मतलब इनिशियल कितना एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन कितना बचा, 1%, ठीक है। ये 1% क्या, ये 1% कुछ नहीं, ये NT/N0 × 100 है, ठीक है। आप इस बात को समझो। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि 99% किलिंग का मतलब होगा कि 99% बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आपसे 1% बैक्टीरिया सिस्टम में बचे हुए हैं। अगर 1% बैक्टीरिया सिस्टम में एट टाइम टी पे बचे हुए हैं, इसका मतलब कितना कंसंट्रेशन बचा, तो कितना परसेंटेज बचा, तो NT/N0 × 100 की वैल्यू कितना जाएगा, 1%। तो आप ये देखो NT/N0 की वैल्यू कितना जाएगा, NT/N0 की वैल्यू जाएगा 0.01, सीधे पुट करो 1% मतलब 0.01 = e⁻k, और टी की वैल्यू आपको गिवन है। टी कितना गिवन आप चेक कर लो, ठीक है। टी आपके पास कितना है, 8 मिनट, ठीक है। टी आपके पास है 8 मिनट, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ से आप के वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln.01/8। ये वैल्यू के वैल्यू जाएगा 0.5756 ये पर मिनट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 8 क्या है, मिनट में है, ठीक है। तो अभी हमने बात किया कि 99% किलिंग में जो 8 मिनट का कॉन्टैक्ट टाइम था, उसके लिए हमने के की वैल्यू निकाल लिया, जो रेट कांस्टेंट वो कितना का 0.5756 पर मिनट, ठीक है। अब अगर आपने ये निकाल लिया, तो अब आप मेरे को बताओ कि जब 99% किलिंग पे के की वैल्यू इतना आ गया, तो हम कॉन्टैक्ट टाइम निकाल सकते हैं किसके लिए, 99.9% के लिए। तो फॉर द 99.9% किलिंग, 99.9% किलिंग के लिए कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अब सिस्टम में कितने % बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो जाएगा 1%। NT की वैल्यू जो होगा NT/N0 × 100, सीधे बोलो आप, यही तो परसेंटेज में टी टाइम पे कितने % बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कितने % बैक्टीरिया प्रेजेंट है मतलब किसके रिस्पेक्ट में, N0 इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना जाएगा 0.1%। अगर आपने ये 0.1% निकाल लिया, तो आप वापस से यही क्वेश्चन, यही चिक्स लॉ वापस आप यूज कर लो। तो NT = N0 × e⁻k t। अब आपके पास के पता है, अब आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो NT/N0 के लिए कितना 0.001 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल टू ई के वैल्यू कितना आपने निकाला 0.5756 × t। अब यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आप टी सॉल्व कर लो, तो ln कितना है, ln 0.001, ठीक है, अपॉन 0.5756, राइट। अब आप यहाँ से टी की वैल्यू कितना निकाल सकते हो, कि 12 मिनट, ठीक है। टी यहाँ से आएगा आपके पास 12 मिनट। समझना इस बात को, आपके पास दो वैल्यू निकल गया, ठीक है। पहला क्या है, पहला आपके पास है के की वैल्यू कितना है, के की वैल्यू आपके पास ये निकला
ठीक है, पहले क्वेश्चन से। अब आपने दूसरे क्वेश्चन से क्या निकाल लिया, टी की वैल्यू निकाल लिया। जब 99.9% किलिंग के लिए कितना हो गया, टी की वैल्यू 12 मिनट आना चाहिए। लेकिन ये कितने कंसंट्रेशन पे, ये सेम कंसंट्रेशन पे होता है, ये चिक्स लॉ हमने लगाया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने जो एंटी लगाया, यहाँ पे क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना था, ये चेक करना। क्लोरीन का जो कंसंट्रेशन था वो था आपके पास, सी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, सी था आपके पास कितना, 0.1 ग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। ये कंसंट्रेशन था। और ये भी टाइम कितने कंसंट्रेशन पे, जब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी थी, जब सी की वैल्यू आपके पास कितनी, कितना 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, राइट, पर मीटर क्यूब। अब आपको यही टाइम निकालना है, यही किलिंग टाइम निकालना 99.9% किलिंग के लिए, जब कंसंट्रेशन कम कर दिया गया। कितना क्लोरीन का कंसंट्रेशन अब आपके पास 0.05, चेक करना है यहाँ पे कि आपने ये निकाला था 99% 0.1 ग्राम पर मीटर क्यूब पे। अब आपको निकालना कितना कॉन्टैक्ट टाइम, कितने के लिए, 99.9% किलिंग के लिए, जब अवेलेबल क्लोरीन कितना होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, 0.05 ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना, अब आपको वाटसन लॉ यूज करना है, ठीक है। अब आप क्या कर लो, यहाँ से वाटसन लॉ यूज कर लो। तो वाटसन लॉ क्या कहता है, टी की पावर n इंटू सी इक्वल टू कितना था, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और टी की एन की वैल्यू आपको गिवन है कितना, एन की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे कितना, 1 है। क्वेश्चन में एन की वैल्यू 1 गिवन है, तो टी सी क्या हो जाएगा, T1 C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T2 C2, ठीक है। और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन आपके पास है 0.01, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू सी की वैल्यू कितना 12 मिनट इक्वल टू T2 आपको बताना, और कंसंट्रेशन आप हाफ कर दिया गया कितना, 0.05 कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लो। अब आपके पास T2 कितना आ जाएगा, ये 0.05 है, ठीक है, ये 0.05 है, तो ये जगह 24 मिनट, 24 मिनट। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था, आप चेक करो 99% किलिंग पे आपने क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट निकाल लिया, के की वैल्यू। अब इसी के की वैल्यू को यूज करके आप ये देख लो कि फॉर दिस सेम कंसंट्रेशन सी की वैल्यू 0.1 जब होगा, उस टाइम पे कॉन्टैक्ट टाइम कितना होगा फॉर द 99.9% किलिंग पे, ठीक है। इसका मतलब NT अपन N0 इंटू 100 कितने परसेंट बैक्टीरिया बच गया टाइम टी पे, तो 0.1%, यानी कि NT अपन N0 की वैल्यू कितना जाएगा, 0.001 हो जाएगा। यहाँ से आप टी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बार टी निकल गया तो अब आप वाटसन फार्मूला यूज कर लो कि वाटसन फार्मूला क्या कहता है कि जब आपके पास कंसंट्रेशन कितना था, C1 कंसंट्रेशन पे कॉन्टैक्ट टाइम T1 था, ये कांस्टेंट है, मतलब कॉन्टैक्ट टाइम और कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है, अगर n इक्वल टू 1 पे चेक करो तो ये कांस्टेंट होगा। तो T1 C1 इक्वल टू T2 C2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, T1 आपको पता है, C1 पता है, और C2 पता है, T2 यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या था, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन का आंसर कितना, 24 मिनट हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, एक बार इसका सोल्यूशन आप चेक कर लो। यहाँ पे ये सेम काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आपसे पहले के निकलवाया गया, ठीक है। एक बार आपने के निकाल लिया 0.5756, तो अब आपने क्या किया, वापस से इसी चिक्स लॉ में की हेल्प से आप टी निकाल दिए फॉर द 99.9% किलिंग के लिए। उसके बाद आपने वाटसन लॉ यूज किया, सी की पावर n इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। यहाँ से n की वैल्यू 1 है, तो फॉर 99.9% किलिंग के लिए जब कंसंट्रेशन हाफ हो गया, उस टाइम पे आपने टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो फॉर दी वाटसन लॉ यूज करके क्या के लिए आपने y की वैल्यू निकाल लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। हाइड्रोलॉजी का क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लो पहले, एक बार खुद से अप्रोच करो, उसके बाद अगर उसके बाद ही आपको क्या करना है, आंसर चेक करना है। सो द पीक ऑफ द फ्लड हाइड्रोग्राफ ड्यू टू द 3 hour ड्यूरेशन आइसोलेटेड स्ट्रोम इन अ कैचमेंट इज 270 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इज 5.9 सेंटीमीटर। Assume an average infiltration loss of 0.3 centimeter per hour. A constant base flow is 20 meter cube per second and the area of the catchment is 540 kilometer square. The base width of 3 hour unit hydrograph by assuming it to be a triangular in a shape is, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, ये बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन आपको ये बोला, एक आपको एक पीक हाइड्रोग्राफ गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है। आपको क्या गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ।
आपको पीक फ्लड हाइड्रोग्राफ गिवन है, ठीक है। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ के लिए क्या गिवन है आपको, फ्लड हाइड्रोग्राफ का एक बार यहाँ पे चेक करो तो आपको 3 आवर ड्यूरेशन का दिया हुआ आइसोलेटेड स्ट्रीम, जिसका कैचमेंट एरिया कितना दिया, अच्छा क्यूपी की वैल्यू गिवन है कितना 270 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ का। और क्या गिवन है आपको, टोटल रेनफॉल डेप्थ 5.9 है, ठीक है, और इन्फिल्ट्रेशन लॉस कितना 0.3 सेंटीमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ कितना, रेनफॉल डेप्थ कितना हो गया, रेनफॉल डेप्थ आपके पास कितना है 5.9 सेंटीमीटर। और क्या इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस का जो रेट है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लॉस कितना है, ये आपके पास है 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। आपको बताना क्या है इसमें, आपको बताना है इसमें कि सॉरी ये इस पर क्लिक हो गया, आप एक बार चेक करना। आपको क्या बताना, कांस्टेंट बेस फ्लो 20 दिया हुआ है और कैचमेंट एरिया 540 दिया हुआ है, तो इसका बताना है ट्रायंगुलर शेप एज्यूम करते हुए आपको बेस विड्थ बताना है, ठीक है। तो आप आ जाओ सीधे इस पर, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ कि आपको यहाँ सबसे पहले एक काम कर लो, यहाँ से आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ गिवन है, इससे आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकाल लो, ठीक है। इस फ्लड हाइड्रोग्राफ से आप डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकालो। तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो क्यूपी होगा, मैक्सिमम पीक फ्लो होगा, वो कितना होगा 270 में से बेस फ्लो आपके पास कितना गिवन है, बेस फ्लो गिवन है 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। यहाँ से क्या करना, क्यूपी निकालने के लिए 270 जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है उसमें से क्या करना, बेस फ्लो सब्ट्रैक्ट कर देना, वहाँ से आ जाएगा आपके क्या पीक डिस्चार्ज ऑफ किसका, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का, ठीक है, डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ का आपके पास क्यूपी आ गया, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लो कि अगर आपको ये पता चल गया, ठीक है, अब आप ये देख लो कि रन ऑफ कितना है, इसके लिए आपको क्या करना, टोटल रेनफॉल डेप्थ कितना 5.9 सेंटीमीटर, और आप देख लो इनफिल्ट्रेशन लॉस कितना है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन लॉस कितना है, तो इनफिल्ट्रेशन रेट आपको गिवन है 0.3 सेंटीमीटर पर आवर, और कितने आवर का ड्यूरेशन है, फ्लड ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, तो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन लॉस कितना 0.3 सेंटीमीटर पर आवर है, और कितने आवर का ये जो फ्लड हाइड्रोग्राफ है ये 3 आवर्स का है, तो ये कितना है 0.3, तो ये आपके पास आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रन ऑफ किसके लिए, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का जो रन ऑफ होगा वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या, अब एक बार आ जाओ किस पे, आप यूनिट हाइड्रोग्राफ पे, ठीक है। अब अगर हम बोले कि पीक फ्लो ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कितना होगा, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक फ्लो कितना होगा, ये 250 है, किसका डायरेक्ट रन ऑफ निकाल लो, क्यूपी ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अपॉन टोटल रन ऑफ, ठीक है। तो क्यूपी कितना है 250 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, अपॉन टोटल कितना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रन ऑफ है, तो ये आपके पास कितना जाएगा, क्यूपी की वैल्यू जो आएगी कितना आएगी 250, यहाँ पे 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। अब आपने निकाल लिया क्या, यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक फ्लो कितना हो गया 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ अगर आप मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा ये आपके पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप में जूम करना जो कि गिवन है क्वेश्चन में, ये टाइम है किसमें, ये टाइम अर्थ में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू किसमें, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और इस क्यूपी की वैल्यू कितना है, ये आपके पास अभी आपने निकाला 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। अगर मैं इसको टोटल टाइम, टोटल बेस विड्थ को टी आज कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको इस टी की वैल्यू बताना है। अगर आपको टी की वैल्यू बताना है तो आप ये देखो, जो यहाँ पे इसका जो ग्राफ का एरिया होगा ए, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल इन द कैचमेंट, ठीक है। आपके कैचमेंट में जो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल की वजह से जितना वॉल्यूम हुआ उस टोटल वॉल्यूम का वो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इस एरिया का, इस ग्राफ का एरिया होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें, ठीक है, ये जो एरिया होगा ये कितना होगा 1/2 इंटू क्यूपी, अगर ये क्यूपी है इंटू ये बेस विड्थ टी, आपको क्या होगा टोटल कैचमेंट एरिया ए इंटू टी क्या हो गया, सॉरी 1 यूनिट कितना 1 सेंटीमीटर की वजह से 1 सेंटीमीटर, तो देखना 1 इंटू क्यूपी वैल्यू कितना 50 मीटर क्यूब पर सेकंड इंटू टी हमने एज्यूम किया कितने, टी हमने अर्थ में एज्यूम किया है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 इंटू 60 इंटू 60,
इक्वल टू कितना गया, एरिया आपको गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। एरिया कितना गिवन है चेक कर लो यहाँ पे, एरिया आपके पास है 540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 540 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 10⁻6 इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। तो आप यहाँ से आप टी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होगा, इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो एरिया होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि किस कैचमेंट के ऊपर, कैचमेंट में टोटल वॉल्यूम कितना हुआ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रेनफॉल। 1 सेंटीमीटर रेनफॉल की वजह से कैचमेंट में टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हुआ, ठीक है। तो वो क्या होगा, वही बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ को। तो यहाँ से हमने इसका एरिया निकाला 1/QP इंटू टी इक्वल टू A इंटू 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता QP किस में मेंशन है, मीटर क्यूब पर सेकंड में, टी किस में हमने कंसीडर किया, आर में कंसीडर किया है। तो इसको टी को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 60 इंटू 60/5। एरिया किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, तो 10⁻6 हो गया मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप एक बार टी कैलकुलेट कर रहे हो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 540 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। ये 100 कैंसिल कराओगे तो 10⁻4 अपॉन, अच्छा ऊपर एक 2 और आ जाएगा, ये वाला 2 उधर चला जाएगा, 2/50 इंटू 60, राइट। ये हो जाएगा कितना, 60 आवर। दिस इज द 60 आवर्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पे आ जाओ आप। तो 60 आवर्स क्या हो जाएगा, जो बेस विड्थ होगा 3 यूनिट हाइड्रोग्राफ का, वो हो जाएगा 60 आवर्स, ठीक है। अच्छा इसे हमने ये जो रिलेशन है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। इस पूरे रिलेशन को आप डायरेक्टली कर सकते हो। कितना, यहाँ से काम कर लो कि अगर जो n की वैल्यू कितना था, n की वैल्यू था 0.36 इंटू Q इंटू टी अपॉन A, ठीक है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए ये n क्या है, ये n की वैल्यू है रन ऑफ डेप्थ, ठीक है। n क्या है, रन ऑफ डेप्थ। ये किस में, सेंटीमीटर में, Q किस में, मीटर क्यूब पर सेकंड में, और T आपका किस में, अर्थ में, और A किस में, किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ से आप n की वैल्यू 1 पुट कर लेना, क्योंकि ये यूनिट हाइड्रोग्राफ है। यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो टोटल रन ऑफ होगा 1 होगा, 1 इंटू 0.36, QP आपको पता है कितना, 50, T आपको निकालना है अपॉन एरिया। एरिया किस में मुझे रखना है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कितना, 540। आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके लाया गया, ठीक है। इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया और इस इक्वेशन की हेल्प से आपके पास ये रिजल्ट निकल के आता है। तो आप डायरेक्टली n की वैल्यू निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो 0.36 समेशन ऑफ QT। ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया हो गया। ये टोटल को अगर मैं बात करूँ, टोटल क्या हो गया, एरिया ऑफ दी हाइड्रोग्राफ हो गया, समेशन ऑफ Q इंटू टी। तो Q किस में यूज करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड में, T हो गया अर्थ में, और A हो गया किलोमीटर स्क्वायर में। तो आप इस फार्मूले को डायरेक्टली, इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं पता तो आप ये ध्यान दो, जो एरिया होता है हाइड्रोग्राफ का, किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है, ड्यू टू द 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ये तो गलती से क्लिक हो गया, आप एक बार इसका आंसर चेक करना। आंसर आपके पास वही आ रहा है जो वहाँ पे मेंशन है, 60 आवर्स, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ, 43rd नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आप आ जाओ, ठीक है। ट्राई करना यहीं पे सॉल्व करने का। एक बार क्वेश्चन रीड करो कि द CBR क्या है, द CBR टेस्ट वाज कंडक्टेड फॉर अ सॉइल सबग्रेड एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर फाउंड, ठीक है। CBR टेस्ट किया गया किस पे, सॉइल सबग्रेड पे, और ये रिजल्ट आपके पास मेंशन है। आपको क्या दिया, फॉलोइंग मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओवर द सॉइल सबग्रेड, ठीक है। तो क्या है, फॉलोइंग मटेरियल, ठीक है। क्या दिया, कंपैक्टेड सॉइल ऑफ थिकनेस दे दिया 6.4 सेंटीमीटर, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स आपका थिकनेस दिया 11.46, वेल ग्रेडेड ग्रेवल का गिवन है, CBR की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। बिटुनिमस सरफेस ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर, व्हील लोड दिया हुआ है, टायर प्रेशर गिवन है। आपसे पूछा जाए द थिकनेस ऑफ द वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। ये पेवमेंट कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, हाईवे का। आपसे ये बताया, आपने एक पेवमेंट कंस्ट्रक्शन किया, उसका जो सॉइल सबग्रेड है उसकी CBR की वैल्यू आपको इस टेबल से निकालना, इसके हेल्प से। उसके बाद आपको क्या देगी, सारे थिकनेस, सारे पेवमेंट में जितने भी कंपोनेंट है उन सारे कंपोनेंट का थिकनेस आपको मेंशन है। आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस आपको बताना है, ठीक है। आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस बताना है। तो सबसे पहले एक बात समझना है यहाँ पे, ठीक है, कि अगर देखो यहाँ पे समझना, ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ ये आपके पास सॉइल सबग्रेड है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉइल सबग्रेड है, आपको इसका CBR पता होगा,
ठीक है, इसका आपके पास CBR पता होगा। तो इस CBR के हेल्प से आपके पास एक फार्मूला है थिकनेस का, आप यहाँ पे चेक करो टी की वैल्यू कितना आती है, √4.75 P अपॉन CBR परसेंटेज में, राइट, माइनस कितना कैपिटल P अपॉन पाई इंटू स्मॉल p। ये आपके पास थिकनेस है। और ये किस बात की थिकनेस है? ये थिकनेस है कि अगर आपको सॉइल सबग्रेड का CBR पता है तो इसके हेल्प से इस थिकनेस टी की वैल्यू आप निकालोगे। और ये थिकनेस क्या है कि इस सबग्रेड के ऊपर, इस सॉइल सबग्रेड के ऊपर टोटल कितने थिकनेस की रिक्वायरमेंट है, टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट कितना चाहिए आपको। ये क्या, ये टी क्या है, टोटल थिकनेस ऑफ पेमेंट क्या है, टोटल, ये बोल सकते हो टोटल, आप यहाँ पे बोल लो ये टोटल, ये क्या है, टोटल रिक्वायर्ड थिकनेस, टोटल रिक्वायर्ड थिकनेस above the soil subgrade, राइट। अगर आपने CBR यूज किया सॉइल सबग्रेड का तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टी है, ये टी किसकी वैल्यू, ये टोटल रिक्वायर्ड थिकनेस अबव द सॉइल सबग्रेड। इस सॉइल सबग्रेड के ऊपर आपको जो पेमेंट चाहिए होगा, उस पेमेंट की टोटल थिकनेस की रिक्वायरमेंट कितना, उसकी वैल्यू है टी, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे अगर मैं एक बात बोलूँ कि आपको ये बताना होगा कि मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे लेयर 1, ठीक है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ठीक है। अब आपसे ये बोला जाए ना कि आपको बताओ कि अगर हमने इस CBR, जो CBR की वैल्यू यहाँ पे, अगर हमने इस लेयर 2 की CBR की वैल्यू हमने यहाँ पे यूज किया, अगर आपने लेयर 2 की CBR की वैल्यू आप इस थिकनेस में पुट करोगे, इस टी की वैल्यू में, तो आपके पास जो थिकनेस निकल गया वो इस बात का थिकनेस है कि इस लेयर 2 के ऊपर अब आपको कितने रिक्वायरमेंट है टोटल पेमेंट ऑफ थिकनेस का, ठीक है। इसका मतलब इस टी का मतलब है कि जिस भी लेयर का आप CBR पुट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, उसकी हेल्प से जो टी निकालोगे उसका मतलब ये होगा कि उस लेयर के ऊपर कितने थिकनेस ऑफ पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है टोटल रिक्वायर्ड थिकनेस अबव द दिस लेयर, आप जिस भी लेयर का CBR यूज कर रहे हो। तो आपको गिवन है कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपको सारे लेयर का थिकनेस मेंशन है। किसका, कंपैक्टेड सॉइल का लेयर गिवन है 6.4, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस है 11.46, वेल ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस आपको बताना है, द थिकनेस ऑफ द वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है, और बिटुनिमस सरफेस ऑफ थिकनेस 4 सेंटीमीटर। यानी कि जितने भी लेयर है उन सारे लेयर का थिकनेस आपको पता है, उसमें से एक थिकनेस आपको नहीं पता, किसका, वेल ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस आपको नहीं पता है, तो आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल का थिकनेस आपको बताना है, ठीक है। अब समझना इस बात को, अगर आपको सॉइल सबग्रेड का CBR पता चल जाए, अगर आपको सॉइल सबग्रेड का CBR पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस सॉइल सबग्रेड के ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट है थिकनेस की, किसके पेमेंट थिकनेस की, कितने पेमेंट थिकनेस की पेमेंट की टोटल थिकनेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर मुझे ये पता सॉइल सबग्रेड का, अगर आपको ये पता चल जाए CBR वैल्यू, तो इसके हेल्प से आप ये निकाल पाओगे कि इस सॉइल सबग्रेड के ऊपर जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। आप टोटल थिकनेस की बात करो किसके, सॉइल सबग्रेड के ऊपर, तो उसमें से बाकी सबका अगर आपने ये निकाल दिया कि इसकी वैल्यू आप निकाल दी कि मतलब सॉइल सबग्रेड के ऊपर कितने थिकनेस की रिक्वायरमेंट है, उसमें से अगर आप सारे लेयर, इन सारे लेयर की थिकनेस अगर आपको पता है, उन सारे लेयर की थिकनेस को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहाँ से आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल की थिकनेस आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालना ये है कि आप ये बता दो कि CBR की वैल्यू बताओ किसके लिए, सॉइल सबग्रेड की। तो उसके लिए सबसे पहले आप CBR निकाल लो। तो अच्छा, CBR निकालोगे तो यहाँ पे मैं यहीं पे एक कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, एक कैलकुलेशन अपन यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, CBR निकालने के लिए कि सबसे पहले ये चेक कर लो कि स्टैंडर्ड लोड कितना होता है फॉर द 2.5 mm पेनिट्रेशन। स्टैंडर्ड लोड की रिक्वायरमेंट कितना होती है, वो होता है 1370 kg। स्टैंडर्ड लोड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड लोड कितना होना चाहिए, 1370 kg। और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए कितना स्टैंडर्ड लोड है, 2055, ठीक है। अब यहाँ से CBR परसेंटेज निकालो। सो फॉर द 2.5 mm, फॉर द 2.5 mm पेनिट्रेशन, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, गिवन लोड अपॉन द स्टैंडर्ड लोड, ठीक है। तो गिवन लोड आपके पास कितना, 60, CBR निकालना, CBR परसेंट 60 × 100 अपॉन कितना, 1370। तो आपके पास कितना हो गया, ये वैल्यू हो जाएगी 4.38, तो ये हो जाएगा 4.38। अब आप यहाँ पे निकालो 82 kg, यानी कि 5 mm पेनिट्रेशन का जो CBR वैल्यू कैसे निकलेगा, गिवन लोड अपॉन द स्टैंडर्ड लोड। आपको ये स्टैंडर्ड लोड पता होना चाहिए कि 2.5 mm पेनिट्रेशन का स्टैंडर्ड लोड कितना होता है, 1370 kg, और 5 mm पेनिट्रेशन का जो स्टैंडर्ड लोड होता है वो कितना होता है, 2055 kg, राइट।
अब आपको क्या करना होगा, इसका निकाल लो कितना 82 kg, 82 इंटू 100 अपन कितना 2055 2055, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना निकल के पास 3.99, ठीक है 3.99। अब अगर आपको सॉइल अपग्रेड का CBR बताना है तो CBR क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू। सो CBR क्या होगा, फॉर द 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR की वैल्यू और 5 mm पेनिट्रेशन के CBR की वैल्यू, उन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही क्या होगा आपका गिवन सैंपल के CBR हो जाएगा। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जब टेस्ट अपना होता है वो किस तरीके से होता है, अगर मैं यहाँ से CBR परसेंटेज पूछूँ, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास कितना 4.38%, ठीक है। अच्छा टेस्टिंग जब होती है उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम सबसे पहले 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद 5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR की वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जनरली जो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR की वैल्यू क्या होती है, 5 mm पेनिट्रेशन से ज़्यादा होती है, ठीक है। CBR परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो जनरली 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए ज़्यादा निकल के आते हैं, किसके रिस्पेक्ट में 5 mm पेनिट्रेशन के रिस्पेक्ट में। बट अगर आपका जो रिजल्ट है वो 5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR के लिए ज़्यादा निकल के आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो एक बार हम टेस्ट को रिपीट करते हैं, उसके बाद हम फिर से चेक करते हैं कि किसके केस में 2.5 mm पेनिट्रेशन या 5 mm पेनिट्रेशन किस केस में CBR के लिए ज़्यादा आ रही है, वही अपना आंसर होता है। समझना आपको कि रिजल्ट क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्टिंग करते हैं, एक बार हम 2.5 mm और 5 mm दोनों के लिए CBR की वैल्यू निकालते हैं। जनरल कंडीशन में क्या होता है, जनरली आपके पास क्या होता है कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए CBR की वैल्यू ज़्यादा निकल के आनी चाहिए। अब मान लो कि हमने टेस्ट किया और 2.5 mm पेनिट्रेशन पर ज़्यादा वैल्यू निकल के नहीं आई, 5 mm पेनिट्रेशन पर ज़्यादा वैल्यू निकल के आई CBR की, तो हम एक बार टेस्ट को रिपीट करते हैं। अब इस टेस्ट को रिपीट करने के बाद अब जो भी रिजल्ट आया, या तो 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम CBR आ रहा है, या फिर 5 mm के करस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है, वही आपका आंसर होगा CBR के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आपका जो CBR आ रहा है वो 4.38 यानी कि किसके 2.5 mm पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पास जो पेनिट्रेशन की वैल्यू आनी चाहिए थी वैसे भी कितना आना चाहिए, 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए था। अब समझ लो, अब आप यहाँ से T की वैल्यू निकालो, T की वैल्यू कितना हो जाएगा 4.75। अब P यहाँ पे गिवन है कितना, देखना P कितना है, अरे यार P इसके नीचे चला गया, नहीं अच्छा यहाँ पे P की वैल्यू कितना है 4085, ठीक है। P कितना 4085 अपॉन CBR परसेंटेज कितना 4.38 माइनस कितना था कैपिटल P कितना है 4085 अगेन 4085 अपॉन में कितना आएगा पाई इंटू प्रेशर की वैल्यू कितना है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार यूनिट का आप ध्यान रखना कि 4.4085 कितना किस में होना चाहिए, kg में होना चाहिए, ठीक है। और ये कैपिटल P kg में, और इसका जो वैल्यू आता है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो वहाँ से जो T निकल के आता है किस में निकल के आता है, T निकल के आता है सेंटीमीटर में, ये जो T है सेंटीमीटर में निकल के आएगा, राइट। ये जो T निकल के आएगा सेंटीमीटर में निकल के आएगा। इसको आप एक बार सॉल्व कर लो, T की वैल्यू कितनी आएगी, आप डायरेक्टली सॉल्व करके बताओ यहाँ से कितना जाएगा T की वैल्यू। तो ये हो जाएगा रूट ओवर कितना 4.75 इंटू 4085 अपॉन 4.38, और टोटल में माइनस कितना हो जाएगा अगेन 4085 अपॉन हाउ मच, दिस इज 5 पाई इंटू 7, राइट। तो दिस वैल्यू इज 67.94 सेंटीमीटर। तो ये जो T की वैल्यू T क्या है 67.94 है, ये टोटल रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ द पेमेंट है ओवर द दिस सॉइल्स अपग्रेड। इस सॉइल्स अपग्रेड के ऊपर कितना जो थिकनेस की रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब एक बार आपने T निकाली, अब T आप वेल ग्रेडेड किसका है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल का T निकाल सकते हो। वेल ग्रेडेड ग्रेवल का T कितना हो जाएगा 67.94 में से बाकी सबका थिकनेस सेपरेट कर दो। बाकी सबका थिकनेस कितना, कंपैक्टेड सॉइल का कितना 6.4 सेंटीमीटर माइनस वेल पुअरली ग्रेडेड का कितना हो गया 11.46 माइनस किसका बिटुमिनस सरफेस का कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, राइट। ये आपके पास कितना होगा थिकनेस ऑफ द वेल ग्रेडेड ग्रेवल का। तो दिस इज 67.94 माइनस 6.4 माइनस 11.46, दिस इज 11.46 एंड माइनस 4। ये वैल्यू आपके पास आ रहा है कितना 46.08। एक बार फिर से चेक करो तो ये कितना 6.4, ये 11.46, ये कितना 4 सेंटीमीटर। तो फिर से चेक करना, ये 67.94 ही आ रहा है ना, 67.94 माइनस 6.4 माइनस 11.46 माइनस 4 46.08 सेंटीमीटर। ठीक, आपसे अगर आंसर पूछ रहा है किसमें mm में, तो कितना जाएगा 460.08 mm। इस तरीके से आपको क्या करना, सॉल्व करना है इसको।
चेक कर लो एक बार आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन गिवन, आप एक बार इसको कितना 38 पॉइंट 67 क्यों आ रहा था भाई वहाँ पे, ये कितना गया 1.75 इंटू पी अपॉन CBR की वैल्यू कितना 4.38 हमने भी निकाला था, 4.38 अपन पी अपॉन 4085 7 इंटू पाइप पाई आर, ये कितना आ रहा था 38.1 आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आप सॉल्व करके चेक कर लेना, ये 38.1 आ रहा है 1.75 पी अपॉन CBR। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, टी की वैल्यू जो आ रही है वो 38.1 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस टी की वैल्यू में से बाकी सबका जो थिकनेस गिवन है, बाकी सारे लेयर का थिकनेस यहाँ पे गिवन है, उन सारे लेयर का थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थिकनेस ऑफ वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा कितना 38.1 -6.4 -11.46 -4, यहाँ से 16.24 रहा है। ये थिकनेस एक बार चेक कर लेना आपका आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको जो भी आंसर आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, इस पे क्या 2 व्हील लोड 300 किलोन्यूटन एंड 200 किलोन्यूटन आर मूविंग ऑन द स्ट्रक्चर एज शोन बिलो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विथ 300 किलोन्यूटन लीडिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट दैट विल अकर एट पॉइंट ई। ठीक है, अच्छा पॉइंट ई पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन की मैंने आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक 300 किलोन्यूटन का लोड है, एक 200 किलोन्यूटन का लोड है, ये लोडिंग कंडीशन गिवन है, और ये लोड मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, और 300 किलोन्यूटन क्या है, लीडिंग है, 300 किलोन्यूटन पहले, उसके बाद क्या 200 किलोन्यूटन लोड है। आपको पॉइंट ई पे मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट की वैल्यू बताना है पॉइंट ई पे, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ILD ड्रॉ कर लेनी, किसके लिए, इस बीम के लिए। इस बीम के लिए एट पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है, ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट का। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि अगर आपको बीम के किसी भी पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ड्रॉ करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, अगर हम म्यूलर प्रिंसिपल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू म्यूलर प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी हिंज कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे हमको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट बताना है, तो अकॉर्डिंग टू म्यूलर प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक इमेजिनरी हिंज कंसिडर करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हिंज कंसिडर करने के बाद हम उस बीम को इस तरीके से लिफ्ट करते हैं कि जो थीटा के वैल्यू आए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लिफ्ट करते हैं, कितने अमाउंट, AB/L अमाउंट से। ठीक है, समझना इस बात को, अगर यहाँ मैं बोलूँ एक बार इस चीज़ को यहाँ पे समझ लो जल्दी से, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ठीक है, अगर आपको किसी भी मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपको किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट सी पे अगर आपको निकालना है, क्या अगर किसी भी पॉइंट सी पे ILD ड्रॉ करना है फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट सी पे हम सबसे पहले एक इमेजिनरी हिंज कंसिडर करेंगे और उस बीम को उस हिंज का अबाउट इस तरीके से लिफ्ट करेंगे कि आपके पास जो स्लोप आए। ठीक है, ये समझना, इसको आप इस तरीके से लिफ्ट करोगे बाय द अमाउंट ऑफ AB/L, कितने से, AB/L अमाउंट से। अगर ये वैल्यू कितनी, ये लेंथ A है और ये लेंथ कितना, ये लेंथ B है, और टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ आपके पास है कितना, L, स्मॉल l। ठीक है, तो इस बीम को हम इस C पॉइंट के अराउंड क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, और कितने अमाउंट से, AB/L अमाउंट से, जिससे क्या हो जाए, जिससे ये जो टोटल थीटा, ये जो थीटा है, टोटल डिफ्लेक्शन थीटा है, ये कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। 1 यूनिट होने का मतलब है ये जो थीटा A और प्लस थीटा, ये जो थीटा B है ना, इस थीटा A प्लस थीटा B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ये तो सबसे पहला बेसिक बात हो गया कि आपको ILD किस तरीके से ड्रॉ करना है, किसके लिए, फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आप इमेजिनरी हिंज कंसीडर करो और उस बीम को इस तरीके से लिफ्ट करो उस हिंज के अराउंड कि जो टोटल डिफ्लेक्शन बने कितना इस पॉइंट सी पे, वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बीम को AB/L अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही सेम काम आपको क्या करना है, इस अपने क्वेश्चन में करना है। ठीक है, आपको ई पॉइंट पे क्या करना है, ई पॉइंट पे आपको ILD बेंडिंग मोमेंट के लिए ILD ड्रॉ करना है। तो आप इस ई पॉइंट पे एक इमेजिनरी हिंज कंसीडर करो
और उसके बाद क्या करो, इस बीम को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो AB बाई L अमाउंट से, इस तरीके से जो थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 यूनिट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर ये दोनों क्या है, ये दोनों पहले से गिवन इंटरनल हिंज है, ठीक है। यहाँ पे देखना ये आपके पास इंटरनल हिंज गिवन है, ये भी इंटरनल हिंज गिवन है, और हमको क्या करना है, इस ई पॉइंट पे एक हिंज कंसीडर करना है और इस को ग्राफ को ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है। एक बार आपको ILD समझना, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बार आपको ILD समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास ILD बन के आएगा इस बीम का। एक बार ILD आप यहीं पे समझ लो कि इस ई पॉइंट पे आप इस ई पॉइंट को ऊपर की तरफ हिंज करोगे कितने अमाउंट से, AE बाई L अमाउंट से। तो अगर मैं बात बोलूँ इसका जो लेंथ होगा ये कितना होगा, ये होगा AB बाई L, ठीक है। ये कितना, ये आपके पास है AB बाई L। A की वैल्यू कितना आपके पास है, A की वैल्यू 4 मीटर और B की वैल्यू भी कितना है 4 मीटर है। तो A की वैल्यू 4 मीटर और B की वैल्यू 4 मीटर, 4 × 4/8 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। 2 यूनिट बोल दो, मीटर नहीं, ये 2 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगा आपने ILD ड्रॉ किया, इस ILD में ई पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा कितना होगा, AB बाई L होगा, यानी कि 4 × 4/8 यानी कि 2 मीटर होगा, 2 यूनिट होगा, राइट। अब आपको ये बताना है कि आपको मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट की वैल्यू बताना है, किसके लिए, मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट बताना है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट की मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब ये जो लोड है ना, ये लोड जब आपका BD पोर्शन में हो या फिर FH पोर्शन में हो, तब जाके इस ई पॉइंट पे हॉगिंग मोमेंट जो मोमेंट होगा वो किस नेचर का होगा, हॉगिंग मोमेंट, हॉगिंग नेचर का होगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि जब ये आपके पास ILD ड्रॉ हो गया, ठीक है, इस ILD में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ पे निकालना, ई पॉइंट पे, ठीक है। इस ई पॉइंट पे मैक्सिमम हॉगिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसका नेचर हॉगिंग होगा कब, जब जो अपना लोड है, जो गिवन लोड है 200 किलोन्यूटन और 300 किलोन्यूटन, ये किस पोर्शन में लाई करे, ये लाई करे BD पोर्शन में या फिर FH पोर्शन में। तो आपको 2 केस बनाना पड़ेगा, उन दोनों केस का आपको क्या निकालना पड़ेगा, उस दोनों केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकल गया वही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप एक बात समझो, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ BD पोर्शन, ठीक है। मैं BD पोर्शन कंसीडर करता हूँ फॉर द BD पोर्शन, फॉर BD पोर्शन मैं ये मानता हूँ कि अपना जो लोडिंग कंडीशन है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो BD पोर्शन में लाई कर रहा है, ठीक है। उस केस में मैं ये मानता हूँ कि आपके पास क्या होगा, उस केस में आपको बताना ई पॉइंट में मोमेंट कितना होगा। देखो कि आपको मैक्सिमम मोमेंट बताना है, तो आप देखो जब भी आपको मैक्सिमम मोमेंट बताना हो तो आपको लोड इस तरीके से पुट करना है, आपको लोड इस तरीके से पुट करना है कि जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो, जो हायर ऑर्डिनेट हो, उस पर हम क्या करें, मैक्सिमम लोड की वैल्यू पुट करें। आपको टोटल मैक्सिमम वैल्यू तभी निकल के आएगा जब आप मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे हायर ऑर्डिनेट पे हायर लोड की वैल्यू पुट करोगे। यानी कि आप देखो कि अगर हम इस ऑर्डिनेट की बात करें, इस ऑर्डिनेट पे आपको कितना लोड पुट करना पड़ेगा, 300 किलोन्यूटन। इस पे आप पुट करो 300 किलोन्यूटन वाला लोड, 300 किलोन्यूटन। अब अगर आप ये 300 किलोन्यूटन है और इसके बीच की स्पेसिंग कितना, इसके बीच की स्पेसिंग आपके पास 2 मीटर है, तो जो दूसरा लोड आएगा ये इसके जस्ट पीछे कितने 2 मीटर पे आएगा, इसके 2 मीटर पीछे आएगा, ठीक है। कितना 200 किलोन्यूटन लोड, ये 200 किलोन्यूटन वाला लोड क्या आएगा, इसके जस्ट पीछे आएगा। अगर यहाँ पे हमने 300 किलोन्यूटन वाला लोड यहाँ पे पुट किया तो अब यहाँ पे आएगा 200 किलोन्यूटन वाला लोड यहाँ पे आएगा कहीं पे, ठीक है। अब आप इसका ऑर्डिनेट बता दो। अब जब आप एक बार इसका ऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट आपने निकाल लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए इस लोड को इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब ये ऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो अब इस ऑर्डिनेट के लिए हमने क्या किया, देखो ये ऑर्डिनेट मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। कि आपको पता है कि देखो ये स्लोप, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्लोप और ये स्लिप, ये वाला स्लोप क्या कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है। तो अगर ये 4 मीटर, ये कितना 2 यूनिट है, कितना 2 यूनिट है, तो ये 2 अपॉन, अगर ये 2 यूनिट है तो 2/4, 2/4 ये आपने ये स्लोप निकाल लिया। अब आपको ये लेंथ निकालना तो इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो जो कि 3 मीटर है। इस बात को समझना, मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर समझो कि अगर ये 4 मीटर हुआ, सॉरी अगर ये 2 मीटर हुआ, ठीक है 2 मीटर हुआ, तो आप इसका स्लोप निकाल लो। ये स्लोप कैसे निकलेगा, 2/4 से आपको ये लेंथ पता है, ये डिस्टेंस कितना है, या फिर सिमिलर ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लो। सिमिलर ट्रायंगल से आप दे देखो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो यानी कि अगर ये 2 मीटर है, 4 मीटर पे ये 2 मीटर है, तो ये 3 मीटर पे ये डिस्टेंस कितना होगा। तो आप देखो ये 2/4 इंटू अगर ये 3 कर दोगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा कितना, ये वाला, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, 2/4 इंटू 3, ये कितना जाएगा 1.5 मीटर। 2 से गया 2, ये हो गया 1.5 यूनिट, राइट।
अब आपको इस वाले की इस कोऑर्डिनेट बताना है। इस कोऑर्डिनेट क्यों बताना है? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है 200 को इस ऑर्डिनेट से, और ये ऑर्डिनेट कितना, इस 3 वाले ऑर्डिनेट से, इस वाले ऑर्डिनेट से 2 मीटर पीछे है। अगर ये 2 मीटर पीछे है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? ये टोटल 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया? 1 मीटर। अब आप अगर आपको ये ऑर्डिनेट बताना है तो आप देखो कि यहाँ से ये टोटल कितना, यहाँ से ये 3 मीटर पे है, और 3 मीटर पे कितना 1.5 यूनिट है। तो अगर ये 1.5 यूनिट है तो 1.5/3 इंटू ये कितने डिस्टेंस पे, 1 यूनिट के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे कितना जगह? 0.5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। तो अभी तक हमने बस ये क्या किया कि अगर आपको बीडी रीजन में बताना, अगर आपको बीडी रीजन में क्या बताना है, अगर आपकी लोडिंग कंडीशन बीडी रीजन में, तो उस टाइम पे ये जो ऑर्डिनेट की वैल्यू, ये यहाँ पे कितना आएगा? 0.5 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1.5 यूनिट आएगा, ये वाला। ये आपका 1.5 है, और ये तुम्हारा कितना, ये आपके पास है कितना? 0.5 है। अब इस लोड को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये 300 इंटू दिस ऑर्डिनेट कितना है? 1.5 यूनिट, प्लस 200 इंटू दिस ऑर्डिनेट इज 0.5 यूनिट। ये आपने निकाला 0.5 यूनिट। यहाँ से आपका जो आंसर निकलेगा कितना आएगा? 3 इंटू 1.5 कितना होगा? 450, प्लस 200 इंटू 0.5 कितना होगा? 100, यानी कि ये कितना होगा? 550 हो गया, 550 किलो न्यूटन मीटर। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको एक और काम, अब आपको क्या करना पड़ेगा? हमने अभी बदला कि जब आपका लोडिंग कंडीशन बीडी पोर्शन में हो तो आपको ये हॉगिंग मोमेंट देगा, लेकिन जब आपका बेंडिंग, जब आपका लोडिंग किस में होगा? एफ रीजन में होगा, तो भी आपको क्या देगा? हॉगिंग मोमेंट देगा। तो आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ रीजन के लिए। तो फॉर द एफ रीजन क्या हो जाएगा आपको? अगर हम लोडिंग कंडीशन एफ पे माने तो फिर वापस से हमको क्या करना पड़ेगा? 3 किलो न्यूटन लोड कहाँ पे रखना पड़ेगा? उस ऑर्डिनेट पे जहाँ पे हायर ऑर्डिनेट की, जहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू ज़्यादा है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट की। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डिनेट अगर आप चेक करो, ठीक है, ये वाला अगर मैं ऑर्डिनेट चेक करूँ, ठीक है, ये ऑर्डिनेट कितना है? अगर ये वाला कितना, आप चेक करना, अगर ये कितना, ये आपके पास 2 मीटर है, 2 यूनिट है, ये 4 मीटर पे, तो ये भी 4 मीटर पे, तो ये भी कितना आपके पास? 2 ही यूनिट होगा। ये भी कितना होगा? 2 यूनिट। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 मीटर पे है, अगर ये 4 मीटर पे कितना है? 2 यूनिट है, तो ये भी 4 मीटर पे 2 ही यूनिट होगा, ठीक है। या तो आप एंगल निकाल लो इससे, या फिर सिमिलर ट्रायंगल से चेक कर सकते हो, ठीक है। ये भी कितना होगा? 2 यूनिट होगा। अब अगर ये 2 यूनिट हुआ तो आपने 300 किलो न्यूटन वाला लोड तो आपने यहाँ रखा। दूसरा केस है ये, उस केस में ये कंसिडर नहीं होगा उस टाइम पे। और ये 200 किलो न्यूटन लोड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये 200 वाला है, और ये कितना? ये 300 वाला है। अब वापस ये डिस्टेंस कितना? 2 मीटर है। अगर ये 2 मीटर हुआ, ठीक है, तो मैं एक बार ये निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे, एक बार चेक करो आप यहाँ से यार, सॉरी, ये वाला ऑर्डिनेट, आप इस ऑर्डिनेट को यहाँ पे चेक करो, ठीक है, इस वाले ऑर्डिनेट को, कि ये टोटल ऑर्डिनेट कितना? 2 यूनिट कितने डिस्टेंस पे? 4 मीटर पे। ये 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, इंटू ये टोटल 2, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये कितना होना चाहिए? 2/2, ये हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डिनेट कितना? 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और ये कितना? ये आपके पास है 2 यूनिट है। भैया ये 4 पे 2 है, तो ये कितने पे? ये 1 पे, हाँ, ये 4 पे है, तो ये 2 पे कितना बचेगा? तो 2 पे हाफ ही बचेगा, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस लोड को इस करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 इंटू कितना? 300 इंटू 2 प्लस कितना? 200 इंटू कितना? 1, ठीक है। ये निकल गया, आ जाएगा 3 दूनी 6, 300 इंटू 2 प्लस हाउ मच? दिस इज 200 प्लस इंटू 1, 800 यूनिट, ठीक है। यहाँ से 800 किलो मीटर हो जाएगा। अब इन इसका और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 800। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 800 किलो मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, चेक करना इसमें क्या थोड़ा सा मिस्टेक है। एक बार अगर आप एक बार ऑप्शन चेक करोगे, ठीक है, एक बार आप सोल्यूशन चेक करना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डायग्राम में, ठीक है। एक बार ये वाला कैलकुलेशन गलत हो गया यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या हो गया? पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत आ रहा है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। बट अभी मैंने आपको जो करके दिखाया उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इन 2 अलग अलग रीजन की वजह से आपको हॉगिंग मोमेंट बताना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया आपको वो सही कैलकुलेशन है, उस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी ये एक बार अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है इसके आंसर में, इसके सोल्यूशन में, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार आगे चेक करना, ठीक है। यहाँ से चेक कर लो आप। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 क्या है? मैथ का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का,
सो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 6 डाइस आर थ्रोन 720 टाइम्स, ठीक है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट एट लीस्ट 3 डाइस सोन ऑफ 5 और 6 इज। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। कि बोला जा रहा है एक बार 6 डाइस को रोल करवाया जा रहा है, ठीक है। 6 डाइस को जब हम रोल करवा रहे हैं कितने टाइम्स, 729 टाइम्स, ठीक है। 729 टाइम्स रोल करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स दैट एट लीस्ट 3 डाइस सोन ऑफ 5 और 6, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि कितने 6 डाइस को हम एक साथ रोल करवा रहे हो। उस 6 डाइस को अगर हम एक साथ रोल करवा रहे हो कितने टाइम्स, 729 टाइम्स, ठीक है। तो आप बताओ एक्सपेक्टेड नंबर कितना होगा कि जब आपके डाइस पे कितना नंबर आ जाए, जब आपके डाइस पे आ जाए नंबरिंग कितना, या तो 5 आ जाए या तो 6 आ जाए। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स बताना, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, या तो 5 आ जाए या तो 6 आ जाए, उस टाइम पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर कितना हो जाएगा। तो आप एक बात समझो, अगर हम 6 डाइस को एक साथ थ्रोन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 डाइस पे क्या आना चाहिए, 6 या 5 होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से क्या करेंगे, तो एटलीस्ट हमको क्या निकालना, पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि पी n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अच्छा, p ग्रेटर देन n आर इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, p जो प्रोबेबिलिटी निकाला किस बात की कि 6 डाइस में से कम 3 डाइस पे कितना आना चाहिए, ये 5 या 6 है। तो कम से कम 3 डाइस पे 5 या 6 है, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि या तो 3 डाइस पे, ठीक है, या तो एग्जैक्टली 3 डाइस पे क्या आ जाए, 5 या 6 आ जाए, या तो 4 डाइस पे 5 या 6 आए, या तो 5 डाइस पे या तो 6 डाइस पे। एटलीस्ट 3 डाइस का मतलब ये हो गया कि कम से कम 3 डाइस पे 5 या 6 आना चाहिए, उससे ज़्यादा पे आ सकता है, ठीक है। इस बात को समझो, एटलीस्ट 3 का मतलब ये हुआ कि कम से कम 3 डाइस पे क्या आना चाहिए, 5 या 6, 5 या 6 आना चाहिए, उससे ज़्यादा डाइस पे 5 या 6 आ सकता है। तो हमारे पास केस कौन सा बनेगा, एक तो p इक्वल टू n इक्वल टू 3 प्लस पी एन इक्वल टू 4 प्लस पी एन इक्वल टू 5 और प्लस पी एन इक्वल टू 6। मतलब कि आपके 3 डाइस पे भी 5 या 6 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है, आपके 4 डाइस पे भी 5 या 6 आ सकता है, आपके 5 डाइस पे भी 5 या 6 आ सकता है, आपके 6 डाइस पे भी 5 या 6 आ सकता है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी का समेशन कर दो, वही आ जाएगा क्या, वो आएगा किस बात की प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, कि एटलीस्ट 3 डाइस पे 5 या 6 आए। तो अब एक मेरी बात समझो, जब आपको ये वैल्यू निकालना होगा कितना, फॉर द n इक्वल टू 3, यानी कि एग्जैक्टली 3 डाइस पे क्या आ जाए, 5 या 6 है। जब एग्जैक्टली 3 डाइस पे 5 या 6 आना है तो आप एक बात बताओ, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5, तो सारे डिजिट के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 1 to 6 में से किसी भी एक नंबर, डाइस पे कोई भी एक नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बट हमसे ये बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 5 या 6 है। तो अपर डाइस पे या तो 5 है या 6 है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आइदर 5 और 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, 2/6 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो अपर फेस है डाइस का, उस फेस पे कितना है, 5 है या 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, या तो 5 आ जाए 6 में से, या तो 6 आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी, ठीक है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 होगी तो अब हमने कितना डाइस थ्रोन किया था, 6 डाइस। तो 6 में से 6c3 इंटू 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 2/6 की पावर 1/3 इंटू कितना बच गया, 4/6 की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, कितना, ये हो गया, सॉरी रुकना एक बार, ये हो गया 2/6 की पावर कितना, 3 इंटू 4/6 की पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये Pn3 कितना हो गया, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली 3 डाइस पे कितना जाए, 5 या 6 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो गया। तो 6c3 6 में से 3 डाइस पे 5 या 6 है, तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 2/6 की पावर 3 हो गया। और 5 या 6 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 4/6 की पावर 3। इसी तरीके से ये देख लो, अब n4 कर दिया, कितना होगा, 6c4 इंटू 2/6 की पावर 4 इंटू कितना, 4/6 की पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। इसी तरीके से किसका n5 का कितना हो गया, 6c5 इंटू हाउ मच, 2/6 की पावर 5 इंटू 4/6 की पावर 1। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लास्ट वाला आपके पास आ जाएगा कितना, 6c6 हो गया इंटू ये 2/6 की पावर 6 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, 4/6 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, राइट। तो 6c6 इंटू 2/6 की पावर 6 हो जाएगा। ये अपन का प्रोबेबिलिटी निकला कितना,
कि एक सिंगल डाइस पे नहीं, अगर हमने 6 डाइस रोल किया, उस 6 डाइस के रोलिंग में एटलीस्ट 3 डाइस पे 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ से निकल जाएगा। ये आंसर होगा आपका पास। ठीक है, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी है? ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जितने डाइस हैं उस डाइस में से कितना हो जाए, उस डाइस में से आपके पास, ठीक है, ये चेक कर लो, ये होना चाहिए। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टोटल क्या पूछा गया, टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया, आपको जितना भी प्रोबेबिलिटी आए इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, 729 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यही सेम चीज़ यहाँ पे किया गया, आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 या 6 आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स निकालना 729 में, तो एक सिंगल थ्रोन में इतना हो गया, इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो 729 थ्रोन में कितनी प्रोबेबिलिटी होगा, आप यहाँ 729 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया आपके पास, 45 नंबर तक को सोल्यूशन हो चुका है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी आप अपने प्रैक्टिस को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करिए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना आप टेस्ट से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, आपको प्रैक्टिस में और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, और आपका एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।